नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज हम उत्तराखंड की जनजाति जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और विस्तार से मैं इसको पढ़ाऊंगा और डेली टू डेली वीडियो होने के बाद में उसका टेस्ट भी लूँगा। यानी कि इस वीडियो में मैं जैसे आपको जनजातियों का बारे में कुछ पॉइंट और बाद में थारू जनजाति पढ़ाऊँगा और बाद में उसी के मैं लगभग 12 से 13 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा, जिससे कि आपको जनजाति का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा जनजाति टॉपिक आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ लें, कभी ना कभी इसे हम भूल ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला ये हमारा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लास्ट टाइम में कितने ही पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर जनजाति से क्वेश्चन आया है तो वह परीक्षा वाणी से बाहर नहीं गया हुआ है। इसीलिए मैंने इस अब हमारे टॉपिक में परीक्षा वाणी से ही क्वेश्चंस उठाए हैं। पर जब वीडियो का अंत होगा या सभी टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो बाद में मैं कुछ वन लाइन क्वेश्चन जनजाति के आपके कराऊंगा जो विभिन्न बुकों से हो सकते हैं। इसलिए आपको पूरा जनजाति का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और मैं आशा करता हूँ लगभग 90% आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, जिस प्रकार से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड जनजाति की। अगर मैं उत्तराखंड जनजाति की बात करूं तो साथियों, वर्ष 1967 में उत्तराखंड में 5 जनजातियों को मान्यता प्राप्त हुई थी। वे जनजाति कौन कौन सी थी तो यहाँ पर आपके सामने है, जैसे जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, बोक्सा, भोटिया और राजी जनजाति। सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है 28 अक्टूबर वाले एग्जाम में कि किस वर्ष उत्तराखंड की जनजातियों को मान्यता मिली थी या जनजातीय उन्हें घोषित किया गया था। तो 1967 में 5 जनजाति, जौनसारी, थारू, राजी, भोटिया और बोक्सा। अब यहाँ से कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, पहले जौनसारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजातीय समूह होता था, लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो थारू सर्वाधिक या सबसे बड़ा आपका जनजातीय समुदाय है। कैसे क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? थारू है। उधम सिंह नगर का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? थारू है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तब भी क्या आएगा आपका? थारू ही आएगा। जौनसार की मैं बात कर लूँ तो साथियों, गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? आपका जौनसारी है। उसके बाद में अगर मैं भोटिया की बात कर लूँ तो उत्तराखंड का सबसे साक्षर जनजातीय समुदाय कौन सा है? आपका भोटिया है। और उत्तराखंड का न्यूनतम जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो वह आपका राजी है। तो इस प्रकार से कुछ मेन बिंदु थे, जैसे सबसे अधिक जनसंख्या आएगी तो आपके थारू की आ गई कुमाऊं में और आपके उधम सिंह नगर में या उत्तराखंड में। गढ़वाल में आएगी सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय जौनसारी और न्यूनतम आपकी उत्तराखंड में आएगी तो राजी, और सबसे अधिक साक्षरता वाली आएगी तो आपकी भोटिया आ जाती है। तो ये हमने सिंपल सा कुछ पढ़ा है कि भाई ऐसे ऐसे आपकी जनजातियाँ है। अब आगे पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई सर्वाधिक आपकी एसटी या अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में हो गई, लेकिन न्यूनतम की हम बात करेंगे तो कहाँ पर होगी साथियों? रुद्रप्रयाग में सबसे कम एसटी, यहाँ पर हम शेड्यूल ट्रेड या हम इसे अनुसूचित जनजाति बोल सकते हैं। तो आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। और आपके न्यूनतम कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। और सर्वाधिक कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। ये तो वो जनसंख्या की अनुसार, लेकिन अगर हम इसको ही प्रतिशत में काउंट करें तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और न्यूनतम एसटी प्रतिशत कहाँ पर है? आपका टिहरी गढ़वाल में। तो ये पर यहाँ पर प्रतिशत में या जनसंख्या में उधम सिंह नगर ही है, लेकिन न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो प्रतिशत अलग है और जनसंख्या के अनुसार अलग है। अब बात करते हैं साक्षरता की। तो आपकी जो अनुसूचित जनजाति का समुदाय है उसकी कुल साक्षरता 73.9% है। अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला मैं जिला बता दूं अनुसूचित जनजाति का तो रुद्रप्रयाग है, और न्यूनतम आ जाएगा तो आपका उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर की तो वैसे ही सर्वाधिक न्यूनतम आपकी मिल जाएगी न्यूनतम साक्षरता। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। यह वाला हमने चार्ट पूरा कर लिया। और यहाँ पर साक्षरता कितनी है? 73.9। सर्वाधिक साक्षरता
किस जिले की आएगी, यानी कि अनुसूचित जनजातीय समुदाय वाले, तो रुद्रप्रयाग। और न्यूनतम आएगा तो आपका ऊधम सिंह नगर आएगा। उम्मीद करता हूँ जितना अभी तक बिंदु आपको पढ़ा है वो सभी याद हो गए होंगे। अगला बिंदु है आरक्षण की मैं बात कर लूँ तो साथियों 4% आरक्षण है राजकीय सेवाओं में, यानी कि जो आपकी सरकारी आपकी जो वैकेंसियाँ हैं या भर्तियाँ हैं उनमें कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलता है, 4% का आरक्षण मिलता है। उसके बाद में अगर बात करूँ विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए, तो साथियों 2 सीटें आरक्षित आपकी हो जाती हैं। और वे 2 सीटें कहाँ कहाँ की आती हैं, चक्रोती जो कि देहरादून में है और नानकमता जो कि आपका ऊधम सिंह नगर में स्थित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षित है। तो चक्रोती या नानकमता में से एक भी ऑप्शन मिलेगा तो वो आपका सही है। क्लियर है, इतना आपको अभी तक समझ में आया होगा। मैं एक बार रिवीजन भी करा दूंगा आपका। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है, हम पहली जनजाति यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। जो पहली हमारी जनजाति है वह कौन सी है, थारू जनजाति को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर हम थारू की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका कहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये आपका जैसे आपका ऊधम सिंह नगर की कुछ एरिया है, जैसे आपका काशीपुरी एरिया हुई, या कहीं ये आपको थोड़ा मोड़ा नैनीताल में भी देखने मिल जाएंगे। और उसके बाद में थोड़ा किच्छा, सितारगंज या मेनली ऊधम सिंह नगर वाली एरिया में थारू अधिकांश तौर पे पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर हम और बात करें साथियों तो थारू कुछ नैनीताल में भी है। अब ये कैसे आए क्या है, तो ये मुख्यतः मेनली बता रहा हूँ जो मुख्य सबसे अधिक तथ्य माना गया है कि किरातों के वंशज थे। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि थारू किस जनजातीय किसके पहले प्राचीन काल में आपके किरात खस वस हुए हैं, तो उसमें किसके वंशज हैं, किरात के। लेकिन कुछ लोग इन्हें आपके महाराणा प्रताप के भी वंशज मानते हैं कि भाई महाराणा प्रताप के वंशज से। तो मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है वह क्या माना गया है कि थारू किरात वंशज थे। इनका क्षेत्र क्या पर है आपका सितारगंज, नानकमता, किच्छा और खटीमा में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। इस शहर की मैं बात कर दी, कुछ नैनीताल में ही पाए जाएंगे। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो तराई भाबर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मुख्यतः थारू किन किन शहरों में मिलते हैं, तो खटीमा, किच्छा, नानकमता और सितारगंज। और किस भौगोलिक क्षेत्र में, तो तराई भाबर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अब इनकी भाषा की मैं बात कर लेता हूँ। तो भाषा भाई इनकी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं की भाषा को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ इनकी भाषाएं मानी गई है जैसे अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली और भाबरी को इनकी भाषा माना गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो थारू का तो आपको पता होगा कि भाई उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है, जनजातीय आपका समुदाय आ जाता है। तो उम्मीद है शुरू के 4 से 5 पॉइंट आपने आराम से याद कर लिए होंगे। अगर इनके हम समाज की बात कर लें तो मात्र सत्तात्मक इनका समाज है, यानी कि महिला वर्ग को पुरुष वर्ग से उच्च माना गया है। अच्छा क्वेश्चन है, थारुओं का समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनकी वेशभूषा की बात करें तो मुख्य ये एक प्रकार से चोटी रखते हैं। इनके जो पुरुष होते हैं, महिला तो रखेंगी लेकिन जो हिंदू धर्म का प्रतीक है चोटी रखना, वे ये रखते हैं। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि किस धर्म से संबंधित है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अगर मैं पुरुषों के वस्त्र की बात कर लूँ तो ये वैसे अन्य वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन जो इनका सबसे परंपरागत वस्त्र है वह क्या है, लंगोटी है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र कौन सा है, तो लंगोटी है। धर्म इनका क्या है, हिंदू है। इतना मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर ले इतने पॉइंट को। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू किस क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से तराई भाबर क्षेत्र में। समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक, यानी कि महिला वर्ग को उच्च स्थान है पुरुषों के मुकाबले। वेशभूषा क्या है, एक प्रकार से चोटी रखते हैं, वही पुरुष मुख्य रूप से लंगोटी पहनते हैं। और इनका धर्म क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हिंदू धर्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम और बात करें इनके रहन सहन के बारे में, तो इनके जो आवास होते हैं तो इनके आवास लकड़ी, पत्थर और नरकुल, यानी जो आपके कुछ नर कंकालों की हड्डी मिली हुई है उनसे मुख्य रूप से बने हुए होते हैं, लकड़ी, पत्थर और नरकुल से। और ये नरकुल की सहायता से अपनी दीवारों पर चित्रकारी भी करते हैं। उसके बाद में अगर इनके हम भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन इनका मछली चावल है। वैसे अंडा, दाल, दूध ये सब खाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि थारू समुदाय का
मुख्य भोजन क्या है? तो मछली चावल इनका मुख्य भोजन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आया है। उसके बाद में अगर हम और इनके आगे बात करें तो इनका जो मुख्य पेय पदार्थ है, तो इनका मुख्य पेय पदार्थ मदिरा है और क्या है साथ में तम्बाकू है। और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि थारू लोग स्वयं निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। एक बात समझ लीजिएगा कि जो थारू समुदाय है ये सिर्फ आपके उत्तराखंड में नहीं है, इसका विस्तार आपको उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, बिहार क्षेत्र में भी मिल जाएगा, नेपाल में भी मिल जाएगा और बहुत बड़े एरिया में थारू फैला हुआ है भारत के लेवल पे भी। लेकिन उत्तराखंड के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। वैसे यूपी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भाई विधवा विवाह पे कौन सा भोज होता है? लठवरवा भोज। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी है और बहुत बार आ चुका है। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं एक बार फिर से कि भाई थारुओं का आवास क्या हो गया? लकड़ी पत्थर से निर्मित नरकुल। मुख्य भोजन क्या हो गया? मछली चावल। मुख्य पेय क्या हो गया? मदिरा और तम्बाकू। और स्वयं निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं? जाड़, जो कि चावल से बनाई जाती है एक प्रकार से। तो ये इतना क्लियर है। अब हम इनके थोड़ी विवाह पद्धति पर बात करते हैं। तो इनमें जो विवाह पद्धति है वह 3 तिकटी विवाह पद्धति है, यानी कि 3 टुकड़ों में इनके विवाह रस्म को पूरा किया जाता है और उसे क्या कहा गया है? 3 टिकटी विवाह पद्धति। सबसे पहला क्या है कि भाई जब सबसे पहले हमारे भी यहाँ होता होगा कि लड़की को देखते हैं, लड़के को देखते हैं और जब विवाह तय हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई विवाह तय हो गया। लेकिन थारुओं में जब विवाह तय होता है तो उस रस्म को क्या कहा जाता है? पक्की पोड़ी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनेगा जब सगाई होती है, जैसे हमारे यहाँ पर सगाई होगी, जब लड़की लड़का तय हो गए उसके बाद में क्या होती है? सगाई। तो उस सगाई को क्या कहा जाता है? अपना पराया। ऐसा समझ लीजिएगा याद करने के लिए कि भाई अपनी रिंग दे गए और दूसरे की ले आए, यानी कि अपनी रिंग दे आए और पराये की रिंग क्या हो? ले आए। तो ये क्या होगी? एक प्रकार से अपना पराया। अपना पराया कब? जब सगाई रस्म होती है। उसके बाद में क्या? बात कट्टी। बात कट्टी क्या है कि भाई जब विवाह की तिथि तय हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बाग कट्टी कहा जाता है। तो ये 3 प्रथाएं या 3 रस्म है। और भी अन्य रस्म है, लेकिन 3 टिकटी के अंतर्गत क्या है? पक्की पोड़ी, विवाह तय होना, अपना पराया, सगाई रस्म होना और बात कट्टी विवाह तिथि होना। एक बार देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपको टेस्ट में यहीं से मिलेंगे। अगला इनका विवाह कब होते हैं? माघ या फुलोरा दूज में इनका विवाह होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस समय थारुओं में मुख्यतः विवाह होता है? तो कई सारे ऑप्शन होंगे, आपको क्या लगाना है? माघ या फुलोरा दूज में। एक शब्द इस प्रकार से चाला आ जाता है कि भाई चाला क्या है? तो चाला शब्द है जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है, जैसे हमारे यहाँ गोना बोलते हैं, वैसे इनके उसमें उस गोने को क्या कहा जाता है? चाला। जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है तो इस रस्म को थारुओं में क्या कहा जाता है? चाला। बात कट्टी, अपना पराया, पक्की पोड़ी। तो क्या आएगा आपका? चाला आ जाएगा। और अपना पराया तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपनी रिंग देना और दूसरे की रिंग लाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है। थारुओं में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। और विधवा विवाह पर कौन सा भोज किया जाता है? लठवरवा भोज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी होगा और एग्जाम में भी ये बहुत बार आ चुका है कि भाई थारुओं में विधवा विवाह पर कौन सा भोज कराया जाता है? लठवरवा भोज। उसके बाद में अब हम इनके त्योहारों की बात करें साथियों, तो इनके जो त्योहार है, तो इनका जो सबसे मुख्य त्योहार है वह बजहर। और बजहर कब मनाया जाता है? वैशाख में मनाया जाता है। सिंपल सा है कि थारुओं का मुख्य त्यौहार बजहर कब मनाया जाएगा? वैशाख में। और उसके बाद में दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है कि भाई कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? थारू। उसके बाद में अगर हम होली की बात करें तो साथियों ये होली जैसे हमने आज मनाई तो आज के 8 दिन बाद ये होली मनाते हैं, यानी कि मूल होली जब होती है तो उसके 8 दिन बाद होली मनाते हैं थारू। और होली पर ये कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो त्योहारों से मुख्य 3 पॉइंट थे कि थारुओं का मुख्य त्यौहार कौन सा हो गया? बजहर। कब मनाया जाता है? वैशाख में। और ये दिवाली को किस रूप में मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में। और होली को कितने दिन के बाद मनाते हैं? मूल होली से 8 दिन के बाद। और होली पे कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो भाई इससे अच्छा और क्या होगा? आपको सारे पॉइंट क्लियर करके दे रहा हूँ और अच्छे से आपको याद भी करा रहा हूँ और टेस्ट भी अभी लूँगा आपका बाद में वीडियो में।
उसके बाद में अगर हम बात करें तो साथियों, जो इनमें गोत्र हैं, घराने हैं या उपजातियां हैं, तो भी कौन कौन सी है? बड़वायक है, बट्टा है, रावत है, ब्रतिया है, महतो है और क्या है? डहेत है। एक अनेक मतलब कई सारी इन्हें गोत्र बोल दो, घराने बोल दो या उपजातियां बोल दो। तो कौन कौन सी है? बड़वायक है, बट्टा है, रावत है, ब्रतिया है, महतो है और क्या है? डहेत है। इनमें जो सबसे उच्च माना गया है वह बड़वायक को माना गया है। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि थारू जनजातीय समुदाय में सबसे उच्च उपजाति, गोत्र या घराना किसको माना गया है? बड़वायक को। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि थारू गोत्र को क्या कहते हैं अपनी भाषा में? तो एक कुरी कहते हैं। गोत्र को क्या बोलते हैं? कुरी बोलते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट है कि इस जनजाति में महिलाओं को पुरुषों से उच्च माना गया है। ये मैंने आपको बता दिया है। अगला है, इस जनजाति में संयुक्त और एकाकी परिवार प्रथा मिलती है। हाँ, ये इनमें संयुक्त परिवार भी रहते हैं, यानी कि भाई दादा दादी, नाना चाची, ताऊ ताऊ सारे इकट्ठे होके, और एकाकी परिवार भी, यानी कि मम्मी पापा और उसके 2 छोटे भाई बहन। तो दोनों तरह की इनकी प्रथाएं, संयुक्त परिवार भी और एकाकी परिवार भी। तो वे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने आपको बताए हैं थारू जनजाति से संबंधित, या कुछ अन्य आंकड़े हमारे जनजातियों के, और उम्मीद करता हूँ आपने याद भी कर लिया होगा। अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो वीडियो को बिल्कुल रोक दें, टेस्ट अभी आगे ना बढ़ाएं, पहले अच्छे से पूरे टॉपिक को पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने के बाद ही जब आप टेस्ट दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्या जूनियर हो सीनियर हो। अगर आप सीनियर हैं और आपको बहुत अच्छे से याद है तो आप आगे बढ़िए, लेकिन अगर आप जूनियर हैं और आपने नहीं पढ़ा, या आप सीनियर भी हैं और आपको याद भी नहीं है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि भाई आगे जाके ऑप्शन में देख लूँगा, लेकिन ऑप्शन से कुछ नहीं होने वाला है। पहले अच्छे से रट लें एक एक पॉइंट को, उसके बाद में टेस्ट में उतरें। इतनी एडवाइस देना चाहूँगा एक एज ए टीचर, एज ए ब्रदर के नाते, कि जिससे आपका बेनिफिट हो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हमारा जनजाति से संबंधित टेस्ट इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वाधिक एसटी साक्षरता किस जिले में है? तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर हम सर्वाधिक एसटी साक्षरता की बात कर लें तो मैंने आपको बताया है आंसर क्या होगा? रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 2 है, जौनसारी किस मंडल में सर्वाधिक हैं? तो अगर हम जौनसारी की बात कर लें तो साथियों, जौनसारी सर्वाधिक किस मंडल में है? आपके गढ़वाल मंडल में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजकीय सेवाओं में एसटी समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, मैंने आपको बता दिया है, तो आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा। आंसर है आपका 4%, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूनतम एसटी प्रतिशत कहाँ निवास करती है? तो न्यूनतम एसटी प्रतिशत आपकी निवास करती है, जल्दी से बताइएगा, टिहरी गढ़वाल में, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 2 सीटें आपकी आरक्षित हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में है? तो राज्य में जो सर्वाधिक थारू जनजाति है वह है आपकी उधम सिंह नगर में आएगी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैं आपके लिए इतना कुछ लाता हूँ और ऐसा नहीं कि भाई एकदम से 2 मिनट में बना दिया टेस्ट। कम से कम 3 घंटे लगते हैं। पहले इधर उधर से नोट्स इकट्ठा करना, उसको फिर अच्छे से बनाना सजा के, जिससे आपको अच्छे से दिख सके, फिर वीडियो बनानी। और इतनी भयंकर गर्मी में रूम के अंदर बैठ के, रूम को बंद करके, और फैन वैन सब चीज़ बंद करके वीडियो बनाना, और बहुत बुरी गर्मी हो रही है यहाँ पे, और पसीना एक तरह से टप टप टपक रहा है। लेकिन उसके बाद भी यार, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो या अपने साथियों में शेयर नहीं करते हो, और वीडियो को बहुत से ओपन भी नहीं करते होंगे, लेकिन भाई जिसको पढ़ना है और आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है तो वीडियो पढ़ेगा भी, याद भी करेगा। तो यार, आप चैनल को, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और यार कम से कम 5 फ्रेंड को तो आप अपने शेयर कर ही दें, क्योंकि यार मुझे भी अभी अच्छा लगेगा जब मेरा चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा कि भाई मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है। अगर भाई आंसर आ तो मैं यार, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो, कि कहीं आपकी बेइज्जती ना हो जाए कि भाई किस टीचर की या किस कबाड़ा टीचर की वीडियो दे दी। तो इसलिए यार आप शेयर कर दिया करें, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ फल तो मिलना चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। थारू लोग होली पर्व कितने दिन के बाद मनाते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है, बता चुका हूँ आंसर, 8 दिन के बाद में। क्वेश्चन नंबर 8 है, थारू समुदाय में जब लड़की स्थायी रूप से
लड़के के घर जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा, चाला कहा जाता है। अपना पराया क्या हो गया भाई? सगाई हो गई। क्लियर है? और पक्की पौड़ी क्या हो गई? विवाह तय हुआ। और उसके बाद में बात कट्टी क्या थी, ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधानसभा में कौन सी सीट एसटी के लिए आरक्षित है? तो आपकी अल्मोड़ा, डोईवाला, लक्सर क्वेश्चन ये कौन सी आरक्षित है? नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, थारू का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो थारू का मुख्य त्योहार क्या होगा? बजहर, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, थारू लोग स्वयं निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जाड़, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थारू लोग में विवाह तिथि तय होने को क्या कहा जाता है? तो भाई इसका आंसर वैसे मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा है, चलिएगा फिर भी आपको आंसर बता ही देता हूँ। इसे कहा जाता है बात कट्टी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, थारू समुदाय में सबसे उच्च गोत्र किसे माना गया है? थारू समुदाय में बड़बायक, यानी कि बी ऑप्शन सबसे उच्च गोत्र माना गया है। तो भाई आज की मेहनत के बाद एक वीडियो आपके सामने लाया था, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, कमेंट्स करें, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगे। और कम से कम 5 फ्रेंड को अपने शेयर करना ना भूलें। इतना कर दो यार प्लीज़, बस, जिससे चैनल थोड़ा आगे बढ़ जाए और मैं और अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं हर सब्जेक्ट की। और आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं और उसमें लगभग मेरा पढ़ाया हुआ आपके एग्ज़ाम में आए और आपको भी बेनिफिट मिले मेरी क्लास से। आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल फिर एक नवीनतम टॉपिक के साथ। धन्यवाद।